आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बीएड के बाद इंटरव्यू देने जाना चाहते होंगे टीचर के लिए, या एमएड के बाद देना चाहते होंगे इंटरव्यू। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा कि इंटरव्यू की ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने एक्सपीरियंस से, कोई किताब की बात नहीं। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, कई बार रिजेक्शन जब आई तो उसमें क्या क्या दिक्कतें थी, सारी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन एजुकेशन के रिगार्डिंग मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। मेरी एमएड होने के बाद मेरा जो पहला इंटरव्यू है वहां से, जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ वो कोई खास नहीं था, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज में इंटरव्यू देने गया था, उनको जरूरत थी और मैं एक फ्रेश कैंडिडेट था। कम सैलरी में मैं मतलब अग्री था काम करने के लिए, क्योंकि जब आप नए होते हो तो आप सैलरी ज्यादा नहीं देखते। तो मैंने भी सैलरी से ज्यादा क्या सोच रखा था, जो एक आम फ्रेशर सोचता है कि मुझे बस शुरू करना है, वो वाला माइंडसेट था। तो वहां मेरा सिलेक्शन हो गया था। ऐसे बस डिस्कशन हुआ थोड़ा बहुत, उन्होंने मुझसे एक दो थ्योरीज वगैरह के बारे में पूछा था, वो भी मतलब कोई खास वो नहीं था, डिटेल कुछ नहीं था। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मेन बात हुई थी कि सैलरी कितनी लोगे, जो कि प्राइवेट सेक्टर की एक बड़ी बड़ी मतलब आप कहिए कि एक सेलेक्टिंग पॉइंट जो आपका है वो सैलरी रहती है, कि आप सैलरी क्या लोगे। उसके बाद जब मेरा नेट पास हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ एमएड के जस्ट बाद मेरा नेट पास नहीं था, तो मैं गया था तो वहां तो मुझे जो सैलरी मिली मैंने ले लिया, वो मेरा अपने होम टाउन में था। उसके बाद जब मैं नेट पास मैंने कर लिया, नेट पास करने के बाद फिर मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। मेरा पहला इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू सच मायने में अगर मुझसे आप पूछो तो एक्चुअल में मेरा पहला इंटरव्यू है मेरे करियर का, जिसमें मुझसे कुछ सवाल जवाब हुए थे। और उसमें मजेदार बात क्या थी, क्योंकि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत और हिंदी था, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे एमएड करने के बाद इंटरव्यू देने जाएंगे, या जो बीएड करने के बाद भी जाते हैं, अपने सब्जेक्ट को पूरा पक्का करके जाइए। उसमें से आपके पास सवाल आएगा ही आएगा। एनईपी आ जाएगी, ये आज के टाइम पर आपसे और सारी चीजें पूछ लेंगे, लेकिन अपने सब्जेक्ट के बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मैं संस्कृत से था, तो मेरे मेरे पास जो पहला सवाल आया, मेरा रिज्यूमे देखा उन्होंने जो इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि संस्कृत में कोई श्लोक सुनाओ। तो मैंने ऐसे कोई श्लोक सुनाना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। ऐसे सुनाते हैं, गा के सुनाओ। तो अब मैं, हालांकि मुझे पता था कि कुछ श्लोक है जिनको गा के सुनाया जा सकता है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। पर फिर भी मैंने, क्योंकि मैं वहां चाहता था कि मुझे नौकरी मिले, तो मैंने जैसे तैसे गा के सुनाया। उनको ठीक ठाक लगा, कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ मैं आपको वो बताता हूँ। अब मेरा सिलेक्शन हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा कि हिंदी तुम्हारा सब्जेक्ट था, हिंदी के किस कवि को पसंद करते हो। इससे पहले कि मैं जवाब देता, उनका अपनी तरफ से आ गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में तो सुना होगा। तो मैंने बोला हाँ जी सर बिल्कुल सुना है। ठीक है, तो उनकी कोई कविता सुनाओ। और आप यकीन मानिए, मुझे उनकी उस टाइम पर एक ही कविता थी जो याद थी। वो हमारे अपने 10वीं के पेपर में, 10वीं का जो हिंदी का हमारा सिलेबस था, उसमें लगी हुई थी सरोज स्मृति, उनकी बेटी की याद उन्होंने लिखी थी। तो मैंने उसको सुनाना शुरू किया। जीवित कविते शत शत झरझर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार। मुझे इतनी ही आती थी, और उन्होंने मुझे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सुनाई थी, उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया कि चलो ठीक है, ये कविता का इसका संदर्भ क्या है वो बता दो मुझे। मैंने थोड़ा सा वो बताया। उसके बाद जो मुझसे सवाल हुए, वो सारे सवाल हिंदी, संस्कृत और एजुकेशन को लेकर। एजुकेशन मुझसे सर पूछा गया कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन के बारे में बताइए। और एक ये पूछा गया था कि गांधी जी को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, या वो आइडियलिस्टिक फिलोसफर थे, या वो नेचुरलिज्म के नजदीक थे, कि प्रैग्मेटिज्म के नजदीक थे। तो मैंने वहां पे प्रैग्मेटिज्म जवाब दिया था, जो कि उन्होंने सही बताया था। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मुझे मॉडिफाई किया था उन्होंने इस जवाब को। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा डेमो हुआ है। सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में हो गया, फिर डेमो हुआ। हालांकि वहां तक काफी हद तक बात पक्की हो गई थी कि सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद डेमो में मुझसे पढ़वाई गई थी फिलोसफी, मीनिंग ऑफ फिलोसफी एंड रिलेशनशिप विद एजुकेशन। फिलोसफी का मीनिंग क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन के साथ। मैंने वो हिंदी के दर्शन के हिसाब से पढ़ाया था कि दर्शन को कैसे शिक्षा के साथ जोड़ते। फिर मैंने कहानी उसके स्टोरी टेलिंग करके उसको जोड़ के बताया था, जो कि बहुत अच्छा हुआ था। इंटरव्यू से काफी अच्छा डेमो हुआ था। तो ये दो सिलेक्शन के क्राइटेरिया थे। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। और अब इसमें दिक्कत क्या आई, जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने ना आए जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। सबसे पहले तो मुझे ये पता था कि मेरा सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत है, तो मुझे संस्कृत के कुछ श्लोक तैयार करके ले जाने चाहिए थे। क्योंकि आमतौर पर संस्कृत के स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि चलो कोई श्लोक सुनाओ, चलो कोई मंत्र सुनाओ, चलो आपने कौन सी किताब पढ़ी है उसमें से कोई मंगलाचरण सुना दो, उसमें से कोई श्लोक सुना दो। और दूसरा, हिंदी के कवियों के बारे में, अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो कवि और किस कालखंड में कौन से कवि ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी प्रसिद्धि के पीछे का कारण क्या था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एसएसटी से है, इंग्लिश से, अपने सब्जेक्ट का
मेन जो पॉइंट है ना उसे पकड़ कर लेकर जाइए, और ऐसा लेकर जाइए कि सामने वाले को रियल एग्जाम्पल के साथ समझाइए। किताबी जवाब जितना आप इंटरव्यू में कम देंगे ना, उतना आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आपके जैसे ही सवाल औरों से भी पूछे जा रहे हैं। आपसे पहले जो स्टूडेंट आया है उससे ही पूछे गए हैं, आपके बाद जो आया है उससे ही पूछे गए हैं। आपका जवाब कैसे अलग है? अगर आपने सिर्फ किताब की बात दोहरा दी, आपने सिर्फ वो बोला जो किताब में लिखा था, तो फिर आपका जवाब कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा, जब तक कि टेक्निकल सवाल ना हो, कि जिसका जवाब सिर्फ टेक्निकल देना है जो किताब में लिखा है। अदरवाइज जैसे कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि अच्छा बताइए कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी जी को किस तरह के कवि मानते हो और क्यों मानते हो, आप उन्हें पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ आपका जवाब जितना क्रिएटिव होगा, जितना रेफरेंस आप देंगे कि उनकी ये कविता, उनकी ये रचना, उसमें ये पॉइंट, इसकी वजह से मेरा ये विचार, उतना ही आप अच्छा करेंगे। और खासकर जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं स्कूल के अंदर, अपने सब्जेक्ट में, जैसे आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो अपने सब्जेक्ट की स्कूल के कंटेंट से कोई एक ऐसा बढ़िया लेसन तैयार करके जाइए डेमो के लिए, जिसको अगर आपको तुरंत बोल दे कि पढ़ा के दिखाइए कुछ, आप उसे पढ़ा पाओ। और वो सब्जेक्ट, वो जो डेमो होना चाहिए ना, वो स्कूल के सब्जेक्ट के हिसाब से मुश्किल होना चाहिए, पर आपके लिए वो इतना इजी होना चाहिए कि आप उसे बिना एफर्ट के पढ़ा दे। और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हर सब्जेक्ट की कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे लेसन होते हैं जो बच्चों को थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, और जिनके बारे में ये प्रसिद्धि भी होती है कि ये मुश्किल चैप्टर है। आप उस मुश्किल चैप्टर को इतना आसान बना के पढ़ा दो डेमो में कि सामने वाले को लगे कि यार ये तो बड़ा एफर्टलेसली पढ़ा दिया। क्योंकि डेमो आपका दो तरह से हो सकता है, या तो खुद टीचर का पैनल आपका डेमो ले सकता है, प्रिंसिपल ले सकता है, या फिर आपको बच्चों के सामने क्लास में भेज दिया जाता है। वहां पर बच्चों के फीडबैक मैटर करेंगे। तो वहां अगर आपने उनका मुश्किल सब्जेक्ट, उनका मुश्किल चैप्टर आसान से तरीके से पढ़ा दिया, एग्जाम्पल के साथ पढ़ा दिया, खेल खेल में सिखा दिया, तो उससे बढ़िया आपके पास प्लस पॉइंट कोई दूसरा है ही नहीं। तो जब भी आप इंट्रो देने के लिए जाए, मेरी सजेशन है पहले देखिए, क्योंकि आप भी स्कूलिंग करके आए हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जहां पर, कौन सा पार्ट ऐसा है इस कंटेंट का जहां पर दिक्कत आती है ज्यादा, जिस पर बच्चे अटकते हैं। मैं भी अटकता था। आप उसे इतना बढ़िया तैयार कीजिए, जाइए तैयारी कीजिए, आपको मात्र 1-2 दिन लगेंगे। उसका बढ़िया सा पॉइंटर्स में आप उसके नोट्स बनाइए, पीपीटी बनाइए, मेल पर डालिए उसे, और उसको इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा दीजिए कि सामने वाले को लगे कि इससे आसान तो इस सब्जेक्ट को कोई पढ़ा ही नहीं सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में अंतर है। आप इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत लेकर जाइए कि आप पैनल से भिड़ जाए, बहस कर ले, उनके साथ सवाल जवाब कर ले। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि आपकी नौकरी अगर कोई बहुत मैटर करती है कि नहीं लगी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी ये एक आपके कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, आपके बिहेवियर में आता है कि अगर कई बार डिसएग्रीमेंट भी होता है तो उसको मान लीजिए कि ठीक है, आपका विचार ये है, मेरा विचार ये था, कोई बात नहीं। लेकिन कभी भी बहस करने के चक्कर में मत पड़िए। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप जो भी जवाब दे, सामने वाले को लगे कि आपने उसके बारे में स्टडी की है। और कई बार मैं देखता हूं, जैसे बच्चे वाइवा देने भी आते हैं, जो वो लिख कर लाते हैं फाइल में, वो उसी को बता नहीं पाते। और ये बड़ी मतलब पकड़ में आ जाती है बात कि आपने कॉपी पेस्ट किया वो, क्योंकि जो आपने लिखा है, ताजा ताजा लिखा है, आप उसे बताने आए हैं, तो आपको वो याद होना चाहिए था। वैसे ही अगर किसी सब्जेक्ट के लिए मैं दावा करता हूं जाके मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, कहाँ पढ़ाऊंगा? स्कूल में पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल। तो आपको स्कूल के सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आपको उस स्कूल सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें चलती है, कैसे चलती है, कौन सी विधियां हैं, कौन से मेथड है, किस तरह पढ़ाए जाते हैं, क्या उसके उद्देश्य है, ये सारे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। और एक नई चीज इसमें जोड़ दीजिए, आज के टाइम पे अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो एनईपी 2020 को जरूर याद करके जाइए, उसकी डिटेल एक बार जरूर देख कर जाइए। उसमें बहुत सारे नए नए चेंजेस हैं, जैसे स्कूल स्ट्रक्चर का चेंजेस है, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर क्या लिखा है, बहुत सारी नई नई चीजें हैं। स्कूल के साथ जोड़ के बताइए कि वो आपने कैसे पढ़ी है, कैसे, क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा एनईपी के अकॉर्डिंग बताइए कि आज इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अपने क्लासरूम में इंक्लूसिव क्लास आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्या एफर्ट होंगे आपके? आप तो स्पेशल एजुकेटर नहीं है, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे? या आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के पेपर में बीएड में पढ़ा होगा, लेकिन उसको सिर्फ किताबी जवाब नहीं देना, उसको आपको कैसे देना है? उसको रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ देना है, रियलिस्टिक लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरव्यू में जाने से पहले अपने दिमाग को शांत रखिए। बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, लेकिन हम इतने ज्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं, इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इंटरव्यू के नाम से डर जाते हैं कि हम पैनल के सामने नहीं बोल पाते। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मेंटल रिहर्सल कीजिए। अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं
किस तरह के सवाल आ सकते हैं और आप कैसे जवाब देंगे। माइंड को प्रिपेयर करना बड़ा जरूरी है, इसका बहुत बड़ा गेम होता है आपकी सफलता असफलता में। इसको जरूर याद करके जाइए। तो दोस्तों ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी इंटरव्यू के टाइम पर, जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ। हालांकि उस इंटरव्यू के बाद भी मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए हैं। एक इंटरव्यू में ऐसा था जिसमें मुझे पता था कि इस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे डिटेल में एक फिलोसफर के बारे में पूछा था, उस फिलोसफर की बुक के बारे में पूछा था, और वो डीपली उसके अंदर चले गए थे, जो कि मैंने नहीं पढ़ रखी थी। ओरिजिनल बुक हम नहीं पढ़ते हैं, हम तो उनके बारे में बस उन्होंने क्या बोला है, कौन सी किताबें लिखी हैं, किस तरह की उनकी आइडियोलॉजी थी, उनके एजुकेशनल एम क्या थे, करिकुलम किस तरह का चाहते थे, बेसिक्स ये पढ़ के रखते हैं। उन्होंने डिटेलिंग पूछ ली किताब के बारे में, वो मैं नहीं बता पाया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ भी नहीं था। इसके अलावा जितने भी इंटरव्यू हुए तो मैंने ये बात नोटिस की है कि अगर आपसे पहला सवाल जो आया है, अगर आपने उन्हें अपने जोन में ले लिया उसके बाद, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। अगर आप फंसे रहे उनके जोन में, तो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, माइंड को प्रिपेयर करके जाइए, सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके जाइए, और एक डेमो प्रिपेयर करके जाइए अपने सब्जेक्ट के सबसे मुश्किल टॉपिक को सबसे आसान आप कैसे पढ़ा सकते हैं। बस यही आपकी काबिलियत है जिसके दम पर आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो ये मेरी अपनी लर्निंग थी, कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।